बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। डिबेट विद फ़खर में आज हम बात करेंगे इंडियन कश्मीर की, क्योंकि वहां पर पिछले तकरीबन 10-15 दिनों से मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशंस भी चल रहे हैं और वहाँ पे टारगेट किलिंग्स के बहुत सारे वाक़यात हुए, जिसमें से सिख कम्युनिटी भी है, हिंदू पंडित्स भी हैं और बाकी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो हमें नज़र आए कि उनको टारगेट किया गया मुख्तलिफ एरियाज़ में। उसके ख़िलाफ़ ऑपरेशन चल रहा है इंडियन आर्मी का, और वो कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों को हम निकाल लें, या शायद वो क्लेम कर रहे हैं कि कुछ लोगों को हमने शायद मार भी दिया जो हमारे हाथ लगे। लेकिन अभी तक उनका गालिबन 9 या 10 दिन से उनका मुख्तलिफ जो जंगल है राजौरी में और मुख्तलिफ इलाके हैं कश्मीर के पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर लग रहा है, LOC जिसको हम कहते हैं, उस पे ये सारी चीज़ें चल रही है। हिंदुस्तान अपनी बात करता है, पाकिस्तान अपनी तरफ से बात करता है कि हिंदुस्तान कश्मीर में जुल्म कर रहा है, बेगुनाह लोगों को मार रहा है। मतलब दोनों के दावे हैं, दोनों अपने अपने क्लेम्स लेके रखता है। लेकिन असल इशू है, मैं ये कहता हूँ, मेरा ज़ाती ये मैं पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा, ना हिंदुस्तान गवर्नमेंट का ना पाकिस्तान का, कि कहीं पे भी अगर मासूम लोगों को मारा जाता है तो मेरे ख्याल में वो किसी सूरत भी वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो उसका ताल्लुक किसी भी रिलीजन से हो। इस चीज़ के ऊपर और इसके साथ साथ एक इंडियन सबमरीन जो नेवल है, इंडियन नेवी का एक सबमरीन जो है वो इंटर हो रहा था पाकिस्तान के एरिया में, टेरेटरी में, और पाकिस्तान नेवल ने कहा है कि ये दावा है, क्लेम्स हैं, क्योंकि ISPR का एक नोटिफिकेशन आज इसके ऊपर आया है कि उन्होंने उसको रोका और वापस भेजा है। क्या चीज़ें हैं, क्या सच्चाइयाँ हैं, और क्या चीज़ जो सिर्फ इसके लिए कि मतलब ठीक है हम कहें कि यार हमारे साथ बहुत ज़्यादती हो रही है, और वो कहें कि हमारे साथ बहुत ज़्यादती हो रही है। इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। और आज पहली दफ़ा मुझे ज्वाइन किया है मेरे बड़े रिस्पेक्टेबल गेस्ट हैं, कर्नल इस धिनी साहब ने मुझे ज्वाइन किया हुआ है। बहुत शुक्रिया सर फॉर ज्वाइनिंग द शो। फर्स्ट टाइम मेरी मुलाकात है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कर्नल साहब से, लेकिन हम उनको शुक्रिया कहेंगे कि उन्होंने ज्वाइन किया शो को। कर्नल साहब, आप, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सर। सर, मुझे ये बात आपसे पूछनी है, एक तो मतलब नेवल वाली जो कहानी है कि यार वहां से सबमरीन आया था, उस पर तो बात बिल्कुल कर लेंगे हम, लेकिन सबसे पहले कश्मीर के हालात एकदम से मैं ये कहूंगा, जब से 5 अगस्त 2019 के बाद 370 और ये हटा था, तो हालात मैं ये कहता हूं कि शायद काफी बेहतर हुए थे। लेकिन इस वक्त एकदम से 10-15 दिनों में, एक महीने के अंदर ऐसा क्या हुआ है कि हालात ने एकदम पलटा खाया और हालात काफी खराब हुए हैं? क्या नजर है आपके एज ए डिफेंस एनालिस्ट के तौर पे भी, और आप क्योंकि सर्व कर चुके हैं इंडियन आर्मी को, उस हवाले से क्या आप सोच रखते हैं? देखिए फखर साहब, आपने बिल्कुल सही बताया कि जो अगस्त 5 2019 के बाद जब आर्टिकल 370 को वहां से हटाया गया था, उसके बाद एक शांति बना था वहां पर, एक मतलब पीस था। बट हम ये भी मानते हैं कि वायलेंस का ना होना कोई शांति का गारंटी नहीं है। अगर कश्मीर में वायलेंस नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा शांत है, लेकिन वायलेंस का ना होना एक सेम्बलेंस ऑफ पीस जैसे बोलते हैं, कि एक ऐसा प्रतीत होता है या व्यतीत होता है कि एक शांति है। और वो माहौल लगातार चला आ रहा था और इंसिडेंट्स भी कम हो रहे थे, और 2 साल लगातार ऐसे चला। और उसके ये था कि ऐसा लग रहा था कि कश्मीर में बिल्कुल अमन की तरफ बढ़ रहा है। और इसका मैं कुछ आंकड़ों के साथ मैं आपको बताऊंगा कि जो नॉर्मलसी है किस तरह से वापस आ रहा था। जो टूरिस्ट थे वो बड़ी मात्रा में वापस आ रहा था। अभी जैसे कोविड जैसे खत्म हो गया, आपके वहां पे भी होगा, हमारे यहाँ तो उसको बोलते हैं रिवेंज टूरिज्म, बहुत क्योंकि अभी तक इतना अंदर बैठे हो, तब बाहर जाना है। तो कश्मीर एक बहुत अच्छा एरिया है, लोगों को वहां जाने का पसंद आता है। तो वहां लोग जो है जून के महीने में, मैं सिर्फ कश्मीर की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल जम्मू एंड कश्मीर लेंगे तो 10 लाख से भी ऊपर होंगे। लेकिन जून के महीने में जब कोविड था, 15,000 के आसपास लोग कश्मीर में आए थे। जुलाई में वो 48,000 हुआ था और अगस्त में 49,000 हुआ था। 50,000 के आसपास लोग थे, इसमें विदेशी भी शामिल थे। तो इस तरह का एक चीज चल रहा था। और बाकी जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे, वो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनके अंडर में भी काफी चीजें आगे पुश हो रहा था, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज इसमें ज्यादा डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था। तो जब एक बंदा करता है तो वो अपने आप वो काफी चीजें पुश करता है। तो ये सब चीजों को देखते हुए मुझे लगा कि मतलब जहां से ये प्लानिंग होती है, पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है, उनको लगा कि ये अगर हम लोग अगर इसको यहाँ नहीं रोकेंगे
तो पाकिस्तान जो कश्मीर जो है वो हाथ से निकल जाएगा। इसी के साथ में कश्मीरी पंडितों को भी वापस आने का प्लान्स थे, प्रोग्राम्स बने थे, उनके लिए घर बन रहे थे। तो ये सब हालात ऐसे था कि एक बहुत ही क्रिटिकल जंक्चर था कि अगर अभी कुछ नहीं किया तो कश्मीर जो है पूरी के पूरे जो है वहां से टोटली ही हट जाएगा। और दूसरी चीज है तालिबान का जो टेक ओवर करना अफगानिस्तान में। तो अगस्त के 15 अगस्त इस साल में वहां पर टेक ओवर हुआ। तो मुझे मालूम है कि अब पाकिस्तान में काफी उसका जश्न मनाया जा रहा है, कई लोगों की तरफ से एटलीस्ट, कि वहां पर एक विक्ट्री हुई है करके। तो उस टाइम पे भी जो डिफेंस एनालिस्ट या जो सिक्योरिटी एनालिस्ट भारत के थे और अन्य लोग थे, उनका ये मानना था कि कहीं ना कहीं उसका एक प्रभाव जो है वो कश्मीर पे भी आएगा। लेकिन अच्छा सर, हाँ सॉरी सर बिल्कुल आपके अफगानिस्तान वाला इशू क्योंकि मैंने मुख्तलिफ कश्मीरी एक्टिविस्ट से ये बात की थी जब 15 अगस्त के बाद मैंने शोज की, और मैंने ये सवाल उनसे किया था कि आपको क्या असरात नजर आ रहे हैं या इन फ्यूचर आपको ऐसी कोई चीज नजर आ रही है कि इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है। बिल्कुल इस पे हम बात करेंगे, लेकिन आपने बात की कि वहां पे बड़ा अमन हुआ, और लेकिन इस बात की गारंटी नहीं थी कि अगर वहां पे हमें ये चीज नजर आ रही कि खामोशी है तो सारा कुछ शांत है। ये बात बिल्कुल सही है। ऐसा क्या हुआ? मतलब वहां के लोगों के हवाले से मैं कहता हूं कुछ, मतलब ये इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स के हवाले से, मैं कोई पाकिस्तानी मीडिया के इसलिए कोट नहीं कर रहा क्योंकि वो हम आप वाले को एक्सेप्ट नहीं करते अनफॉर्चुनेटली, और आप हमारे वाले को एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि दोनों अपने अपने मुल्क के नेशनलिज्म के उस पर काम कर रहे होते हैं, शायद ये एक वजह है। लेकिन इंटरनेशनली बहुत सारे मीडिया हाउसेज ने रिपोर्ट किया कि डेमोग्राफिक चेंजेस नजर आ रही हैं वहां पर। और ऐसा क्या है क्योंकि जब 370 और 35A हटा तो उसके बाद कोई दिल्ली से आना चाहता है वहां पर, कोई कलकत्ता से आना चाहता है, कोई मुंबई से आना चाहता है, तो पहले ये चीज नहीं थी। तो ये भी एक डर था क्या उन लोगों के दिलों में, जो मैं लोकल कश्मीरीज की बात करता हूं, बेशक वो कोई भी है, वो मुस्लिम है या कोई और है या कोई और है, लेकिन जो लोकल कश्मीरीज हैं, क्या उनके अंदर ये डर जो है वो सरायत कर गया था कि हाँ ऐसा हो सकता है कि कोई और आके यहाँ पे आबाद हो सकता है? हमारे यहाँ ये बलूचिस्तान में बहुत बड़ा इशू है इस तरह का, जो मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं। जी आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है। और जब जो लोग आर्टिकल 370 के अगेंस्ट थे, मतलब कुछ कश्मीर में ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे लोग आर्टिकल 370 को जो हटाने का सपोर्ट करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो सपोर्ट करते हैं, जो उनको चाहते हैं कि अमन हो, शांति हो, भारत के साथ में आगे डेवलपमेंट करें। और एक ऐसे लोग भी हैं जो नहीं चाहते हैं, वो उनका पॉलिटिकल रीजंस होगा, उनका बाकी जो कुछ भी रीजंस होंगे जिसकी वजह से वो सपोर्ट नहीं करते। ये जो नहीं सपोर्ट करने का वालों का एक बहुत बड़ा जो एक प्रोपेगेंडा तो बहुत स्ट्रांग वर्ड हो जाएगा, लेकिन उनका जो काउंटर व्यू था वो ये था कि ये अगर आर्टिकल 370 हट जाएगा तो बाहर से लोग आएंगे। लेकिन फखर साहब, अभी तक कोई भी इतना कोई मेजर एक्सोडस अंदर की तरफ नहीं आया है। मतलब बहुत ही कम, एक या दो, मतलब हार्डली बहुत ही कम कश्मीरी पंडित जो हैं वो आना चाहते हैं वापस। उन्होंने आने का, लेकिन क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो आदमी का होता है वो होता है फ्रीडम होना चाहिए। मतलब जीने, मतलब जहां पे भी हो उस बंदे को, या जो मैन और वुमन हो, वो उसको खुला घूमने का, अपने जो जीवन है उसमें किसी और का बंदूक या कुछ ना हो, इस तरह का एक होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से कौन ऐसा होगा जो कि जानता है कि कश्मीर में हालात खराब कभी भी हो सकते हैं, अभी इंप्रूव हो रहा है लेकिन हो सकते हैं, अपना जान छोड़ के वहां पर क्यों आएंगे? लेकिन ये एक काउंटर व्यू इन्होंने प्रोपेगेट किया था कि अभी बाहर से लोग आएंगे ऐसे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि वो लोग बाहर से आए। सिर्फ ये जरूर हुआ है जो इंडस्ट्रीज थे, इंडस्ट्रीज जो बाहर से थे, उन्होंने अपना जताया कि भाई हम जो है इन्वेस्ट करना चाहेंगे कश्मीर में, ताकि कश्मीर से लोगों को फायदा हो और हमको भी फायदा हो उसमें। ऐसा तो है नहीं कि इंडस्ट्री अपना वहां पर चैरिटी के लिए लगा रहे हैं, लेकिन वो देखता है कि पोटेंशियल है वहां पर, और इट इज अ गिव एंड टेक बोथ वेज। सो दैट डेफिनेटली कई लोगों ने बोला था कि हम जो है कश्मीर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अच्छा करण साहब, एक चीज़ और है, मतलब जिस तरीके से आपने भी बताया, मैं मुख्तलिफ हिंदुस्तानी चैनल्स के साथ प्रोग्राम्स में जाता हूँ, मतलब ओपिनियन उनका अपना अपना हो सकता है। मैं भी एज ए जर्नलिस्ट यहाँ से शो करता हूँ पाकिस्तान में, तो मतलब मेरा अपना एक ओपिनियन हो सकता है, या मेरे चैनल की जो पॉलिसी होगी मैं उसको फॉलो करूंगा, वो एडिटोरियल बोर्ड का फैसला होता है, वो हम क्योंकि जॉब करते हैं तो हम उसको फॉलो करते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन सर एज ए इंडिपेंडेंट एनालिस्ट आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि जो फेंसिंग मैंने देखी है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर पे, एलओसी की मैं बात कर रहा हूं, अच्छी खासी सर्वेलेंस है उसके ऊपर। मतलब कैसे पॉसिबल है कि पाकिस्तानी लोग मतलब असला भी पहुंचाना
और साथ में लोगों को भी पहुंचाना, दोनों मेरे ख्याल में शायद पहले बहुत आसान था सर, 90s में या फिर 2000 तक शायद आसान था, बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे लोगों की वहां पे डेथ भी हुई, और ऐसा नहीं कि नहीं आए थे, ये कोई मतलब ढकी छुपी बात नहीं है और ना मैं इसको डिनाई कर रहा हूं। लेकिन अब के वक्त में मेरा मतलब, ये मैं मुख्तलिफ लोगों से सवाल कर रहा हूं कि सर अब ये बहुत मुश्किल काम है, कैसे ये लोग पहुंचते हैं? बेशक पाकिस्तान उनको सपोर्ट करता है, चाइना करता है, या अफगान तालिबान करता है, कोई भी करता है, लेकिन आना अगर इस तरफ से, ये कैसे होता है? ये मतलब मेरा सवाल, अगर आप गाइड कर। फखर साहब, ये जो जब ये जो फेंसिंग बना था, मैं कश्मीर में उससे पहले भी था, जब ये फेंसिंग बन रहा था तब भी था, और फेंसिंग के बाद भी मैं गया हूँ, मतलब एज अ ड्यूटी, ऑन ड्यूटी वहां पर, मतलब मैंने सर्व किया है। तो एक चीज आपका मैं मानता हूं कि फेंसिंग से पहले और फेंसिंग के बाद में फर्क जरूर पड़ा है, जो आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं। लेकिन इसमें एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि फेंस जो होता है ना, वो इंसान को कभी रोक नहीं सकता पूरी तरह से। जो बंदा जो है वो क्रॉस करना चाहेगा तो वो क्रॉस कर सकता है, और ये ऐसे कई जगह है जहां से क्रॉस कर सकते हैं। आपको पता होगा कि ऐसे ऐसे जंगल हैं वहां पर, जहां पर अपने हाथ जो है वो दिखते नहीं है। अगर आप इतने घना वो रहता है कि रात का वक्त हो, और दिन के अंदर भी इतना घना रहता है कि पता नहीं चलता कि 1 मीटर या 2 मीटर लेफ्ट राइट पे कौन है। कई बार हमारा ऐसे एनकाउंटर्स हुए हैं कि पता भी नहीं चला कि बगल में ही बैठा हुआ था वो। तो ये इतना, एंड इट इज नॉट पॉसिबल टेक्नोलॉजिकली, ह्यूमनली पॉसिबल कि हर एक मूवमेंट के ऊपर हम नजर रखें। ऑफकोर्स हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क है, लेकिन ज्योग्राफी ऐसी है, टेरेन ऐसा है कि जो वहां के है, इतने सारे मतलब रास्ते हैं, निकल सकते हैं। और ये जो लेकर आने वाले भी हैं बहुत सारे, जो गाइड्स बोलते हैं, वो दोनों तरफ काम करते हैं। उनको पता होता है कि कौन सा रास्ता कैसे, कौन सा पहाड़ के नीचे से, कौन सा पेड़ के बगल से जाएंगे तो नहीं पकड़ा जाएगा। तो ये सब चीजें वेल एस्टैब्लिश्ड है फखर साहब। मैं तो सिर्फ बोलूंगा कि कोई भी फेंस ह्यूमन अगर विल पावर हो तो क्रॉस कर सकते हैं, और मुश्किल जरूर है, लेकिन मतलब जो इम्पॉसिबल नहीं है, असंभव जो बोलते हैं, असंभव नहीं है। अच्छा सर, एक फिर इसके बाद अगर कोई बंदा क्रॉस करता है, मैं कहता हूं कि इस तरीके से, अगर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर आपकी साइड से फॉर एग्जांपल कोई बंदा क्रॉस करता है, और वो मैं कहता हूं कि मुजफ्फराबाद, हम आजाद कश्मीर कहते हैं, उसका कैपिटल है, वहां तक उसके लिए पहुंचना, या फिर यहां से श्रीनगर तक पहुंचना, ये कैसे मतलब हो रहा होता है? क्योंकि मैं इसलिए आपसे ये सवालात कर रहा हूं कि मेरे जहन में आते हैं, तो मैंने कहा कि आप क्योंकि वहां पे रह भी चुके हैं और आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। हम तो चले सुनते हैं, आपसे सुन लिया, किसी और से सुन लिया, लेकिन जो बंदा अनग्राउंड रहा होता है, मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा वो अवेयर होता है, वहां की चीजें उसको पता होती है। जिस तरह आपने फेंसिंग की बात की किया, पॉसिबल नहीं है, मतलब आप उसको किसी हद तक रोक सकते हैं, लेकिन 100% नहीं रोक सकते। फिर इन लोगों का सर वहां पे पहुंचना, लोकल्स हेल्प करते हैं, या क्या वजह होती है कि या इंटेलिजेंस वीक हो जाती है कि ये वहां पे पहुंच जाते हैं? मेन सिटीज की बात कर रहा हूं जी। इसमें देखिए फखर साहब, ऐसा होता है जब ट्रेनिंग के बाद, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं, मैंने जैसे बोला, वहां से एक गाइड होता है उनका। वो गाइड जो है, ये जो उसको इस इलाके को छप्पे छप्पे से वाकिफ होता है कि कहाँ पर पानी मिलेगा, कहाँ पर अगर बारिश या सर्दी पड़ रहा तो कहाँ मिलेगी, स्टे मिलेगी, उस तरह से होता है। और ये जनरली लोकल्स होते हैं, वो पैसे के लिए करते हैं, उनको पैसा मिलता है, तो वो वहां से लेके अंदर की तरफ आते हैं। अब जब अंदर आ जाते हैं तो यहाँ पर जो हम यहाँ पर यूज करते हैं OGW और ओवरग्राउंड वर्कर्स जो बोलते हैं, कुछ लोगों को हैंड ओवर करते हैं। वो ये हैंडिंग ओवर होता है। हम लोग मैं आपको बता देता हूँ, वो बोलते हैं नया किताब आया है, ये दिस वाज द कोड वर्ड यूज्ड, किताबें, नया किताब आ रहा है, तो किताब लेके आ रहे हैं, तो वो वहां से लेके रिसीव करके फिर इनको जहां पर जाना होता है वहां चले जाते हैं। मान लीजिए अगर श्रीनगर में जाना हो तो श्रीनगर में जाएंगे, सोपिया में जाना तो वहां जाएंगे, गांदरबल में जाना है वहां जाएंगे, जहां भी जाना हो तो उधर वहां जाके फिर वो अपने आप। पहले क्या होता था, ये भी जो चेंजेस हैं उसका है। पहले जो होता था, ये लोग जंगल में ही रहते थे, और जंगल से पानी और जो खाने पीने का लोगों से वहीं से, जंगल मतलब जंगल और जो गांव के बिल्कुल नजदीक कहीं रहते थे। बिल्कुल, एग्जैक्टली। हाँ, तो वहां जहाँ पानी वानी मिलता था। लेकिन आज का नया जो टेररिस्ट है या जो आतंकवादी है, वो जंगल में नहीं रह सकता, वो सोशल मीडिया एनिमल बन गया है। उसको रहना चाहिए कि भाई मेरे को जहाँ इंटरनेट कनेक्शन हो, वो सब चीजें हो, तो वो आते हैं और बिल्कुल घुल मिल जाते हैं टाउन्स और सिटीज में। मतलब हम और आप जैसे हैं वैसे घूमता है वो। पहले की तरह नहीं लगता कि किसी को भी नहीं पता चलेगा ये टेररिस्ट है। वो आराम से घूमेगा, जब उसको कुछ एक्शन करना होगा तो उसको बताया जाएगा, वो अपना बंदूक भी दिया जाएगा और वहां से आगे बढ़ेगा। उसके और चेंजेस
किस तरह का इनका ऑपरेटिव का अभी जो नया चेंज है उसको हम बोलते हैं पार्ट टाइम टेररिस्ट बोलते हैं। ये पार्ट टाइम टेररिस्ट है, लोकल कश्मीरीज में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो अमूमन हर जगह होता है, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत छोटा मोटा क्रिमिनल एक्टिविटीज किया, किसी ने कोई छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते हैं तो उनको नोटिस किया करके रखते हैं। ये बच्चे होते हैं सारे 18-19 साल, कितने 20 साल के आसपास होते हैं, तो उससे भी कम होते हैं कुछ लोगों, तो उनको आइडेंटिफाई करके ये उनको पकड़ लेते हैं कि भाई तुम्हारा ये है, हम इनको केस वेस सॉल्व कर देंगे। तो ये लड़का मान लीजिए कुपवाड़ा में होगा, उसको बोला जाएगा कि भाई अगर आपका बाकी सब हम देख लेंगे, और उसको थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे कि भाई पैसा वैसे मिलेगा या जैसे भी हो, मतलब कोई किसी के साथ में उसका मसला भी हो सकता है, तो उसको बोलेगा भाई आपको बाइक लेके आप आ जाइए श्रीनगर में लाल चौक के पास किसी को वो पकड़ा देगा पिस्टल, और बोलेगा बबीना में जाइए आप, वहां पर ये जो दुकान है, दुकान में ये बंदा मिलेगा, उसको मारिए और आप आउट। एंड वो आता है वहां से सीधा पिस्टल, कोई पकड़ा था, उसको पता नहीं चलता किसने पिस्टल दिया, उसको पिस्टल लिया और वहां से, और पिस्टल फायर करने के लिए आजकल इंटरनेट के माध्यम से तो किसी को भी सिखाया जा सकता है। तो वहां गया, उसने मारा, उसको ये भी नहीं पता होगा किसको मार रहा है वो, और वहां से फिर वो फरार हो जाता है वापस कुपवाड़ा में, शाम को वो अपने घर आ जाता है। तो घर वाले क्या सोच रहे हैं, मेरा लड़का कहीं नहीं गया, मेरा लड़का घर पे ही है, और जिसको मारा अभी जो लोकल है उनको भी नहीं पता कि कहां से आया कैसे। तो ये एक नया पार्ट टाइम टेररिस्ट या हाइब्रिड टेरर जो बोल रहे हैं, इस तरह के भी लोग आगे आ रहे हैं। अच्छा करण साहब, एक चीज और है, मतलब जो वहां की रेजिस्टेंस फोर्स है, ये तो हम मानते हैं, शायद आप भी मेरे ख्याल उसको, आई डोंट नो दैट, क्योंकि आप वहां पर रह चुके हैं तो आपको ज्यादा बेहतर पता है कि कितनी है, और मतलब उसमें बड़ी एजुकेटेड स्लॉट नजर आई है, मुख्तलिफ मैंने स्टोरीज पढ़ी है मुख्तलिफ बुक्स में उनको, मतलब उसके हवाले से, और मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तानी अथर्स की, इंटरनेशनल जो लोग लिखते हैं उन्होंने, उसके अंदर बड़े हाईली एजुकेटेड लोग भी आते हैं। कल मुझे एक टीवी चैनल पे लोग बता रहे थे कि आप लोग इन्फ्लुएंस करते हैं इनको, इसलिए उनका जो रेडिकलाइजेशन की तरफ ये लोग चले जाते हैं। तो इज इट पॉसिबल कि बॉर्डर के इस पार और उस पार या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके इस तरीके से किया जा सकता है? देखिए क्योंकि नई एक चीज होती है, क्योंकि आप सोशल मीडिया में इतना नया तो नहीं है, लेकिन उसका यूज हो रहा है बहरहाल। देखिए अभी ये जो टेररिस्ट एक्टिविटीज है, अगर आप वर्ल्ड वाइड देखें, कहीं पे भी देखें, इस तरह के जो एक्टिविटीज हो रहा है, जैसे न्यूजीलैंड में हुआ, श्रीलंका में हुआ, अमेरिका में हुआ, 9/11, कहीं भी देखें, यूके में हुआ अभी हाल में, इतने सारे जगह पर। अभी ये जो यूके का लड़का जो किया है, वो भी हाईली, मतलब ठीक ठाक ही था, उसका फैमिली से अच्छा था। तो ये कैसा हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है कि ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन एक बहुत बड़ी चीज है। आज के तारीख में इंटरनेट के द्वारा आप कहीं पर बैठ के किसी को भी रेडिकलाइजेशन से, आजकल कोई बॉर्डर की जरूरत नहीं है, बॉर्डर वाला कोई मतलब ही नहीं रहा अभी तो कहीं से बैठ के कहीं से भी आप पहली बात तो रेडिकलाइज कर सकते हैं। सेकंड चीज, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं वो दो तरह के लोग चाहिए होते हैं। उसमें एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे होते हैं, जो फेस होता है, जो मतलब जो वो आर्टिकल लिखने वाले और जो टीवी पे आने वाले और जो स्पीचेस देने वाले, और एक ग्राउंड लेवल पे, जैसे मैंने बोला, जो डर्टी जॉब करने वाले, वो भी होना चाहिए। अब वो डर्टी जॉब करने वाले कई लोग ना, शायद हो सकता है पढ़े लिखे ना हो, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल है, जो फेस ऑफ जो है, कि उनको दिखा रहे यार, ये अगर रेडिकलाइज हो, ये अगर इस रास्ते चल रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ सही होगा, ऐसे लोगों को दिखाते हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस फ्रंट वाला भी बात है, ये रेजिस्टेंस फ्रंट भी एक गलतफहमी है। वो लश्कर तैयबा का ही एक अभी उनको पता चल गया कि FATF वाला बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है उनको, कि भाई उनके ऊपर निगरानी है। अब अगर एक रेजिस्टेंट फ्रंट का नाम दिया, उसमें ना कोई रिलीजन का नाम आ रहा है, नहीं तो कभी क्या होता है, हर एक में कहीं ना कहीं वो रिलीजन वाला एंगल आता है, तो लोगों के अंदर वो रहता है कि यार ये, तो वो हटा दिया और एक रेजिस्टेंस फ्रंट दे देते, ऐसा लग रहा है कि एक इंडिजिनस का है। तो इट इज जस्ट, बट एवरीबॉडी नोज इट। आई मीन जो इसमें सिक्योरिटी एनालिस्ट वाले की जरूरत नहीं है, नॉर्मल आदमी को ही पता है कि ये वही है, सिर्फ नाम चेंज किया। और ये नाम चेंज जो हमेशा होता रहता है, अगर किसी का नाम बैन किया जाता है तो वो फट से वो चेंज करते हैं। तो दिस विल कीप ऑन हैपनिंग, सो डोंट गो बाय दैट रेजिस्टेंस फ्रंट। अच्छा करण साहब, एक तो मतलब अफगानिस्तान में आपने जिस तरीके से कहा, आफ्टर 15 अगस्त 2021 के बाद, इसके हवाले से क्या वहां के कोई आप मतलब समझते हैं कि कोई असरात वहां के भी हो सकते हैं? क्योंकि वहां पे फतह हुई तो पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे फोर्सेस हैं जो पाकिस्तानी फोर्सेस के खिलाफ लड़ते हैं, और वो भी बड़े मतलब पहले भी वो, मैं कहता हूं, डरते इसलिए नहीं है कि जो बंदा अपने साथ बारूद बांधकर और किसी मार्केट में और किसी जगह जाके अपने आप को उड़ाता है तो इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। मैं और आप, हम नॉर्मल लोग ऐसा नहीं कर सकते। हम शायद, वो हमारे यहाँ कहा जाता है कि मुर्गी भी ज़बा होती है तो शायद हम उसको नहीं देख सकते, सीधी सी बात है, मतलब अगर नॉर्मल उसकी बात कर रहा हूं, लेकिन वो लोग करते हैं। तो आपको क्या नजर आ रहा है कि वहां से कोई, मतलब जिस तरीके से लश्कर के लोग और ये बाकी लोग वहां अफगानिस्तान में भी लड़ते रहे,
तो जब उन्होंने साथ दिया तो आपको लगता है कि अब वो इनको यहाँ पे सपोर्ट करेंगे और साथ देंगे? और साथ में एफएटीएफ की तलवार भी पाकिस्तान, मैं आपको बताऊं, गले से जैसे यूं पकड़ा हुआ है, ये सिचुएशन है। मैं आपको इस्लामाबाद की सिचुएशन बता रहा हूं, पार्लियामेंट और मतलब सरकार की सिचुएशन में आपको ये बता रहा हूं। हाँ, देखिए फखर साहब, हम इसको रूल आउट नहीं कर सकते। अभी तक तो कोई ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान से, चाहे वो अफगानिस्तान तालिबान हो, चाहे अलकायदा हो, चाहे दाइश के लोग हो, वहां से आए कोई, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आया। लेकिन हम इसको रूल आउट नहीं कर सकते। जब तालिबान 1.0 था, जब तब भी आया था, तब भी कुछ अफगान के तालिबान और उस तरह ग्रुप कश्मीर में आए थे। उस टाइम पे भी फाइटिंग हुई थी कश्मीर में उनकी। तो अभी हमें ये ध्यान रखना होगा कम से कम भारत को, कि वहां से जो फाइटर्स हैं वो आ सकते हैं। और स्ट्रेटेजी हमेशा हम लोग उस तरह से, कि हम ये नहीं करेंगे कि वो आएंगे नहीं, हम ये मान के चल रहे हैं कि हो सकता है वहां से आएंगे। तो हम उस तरह किस तरह से उनको किस तरह से हम उनको कन्फ्रंट करेंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल में किस तरह से देखेंगे, अंदर की तरफ किस तरह देंगे। लेकिन मेरा इसमें एक और लाइन जरूर मैं ऐड करूंगा, आने वाला टाइम में अगर अफगानिस्तान तालिबान के बीच में ही लड़ाई झगड़े होते रहे, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपको ही पता है कि तालिबान अकेला एक ग्रुप नहीं है। तालिबान के अंदर भी बहुत सारे ग्रुप हैं, पश्तून, हजाराज और पश्तून में भी पता नहीं 14 ट्राइब्स हैं और पता नहीं कितने कितने लोग हैं, और उनमें बरादर अलग घूम रहे हैं, तो काफी सारे है। तो अगर वो आपस में ही लड़ाई करते रहेंगे तो बहुत कम चांस है कि शायद वहां से कुछ लोग हैं। लेकिन अगर वो कंट्रोल, हक्कानी नेटवर्क जो बोल रहे हैं, उनको पूरा कंट्रोल करके रखते हैं, फिर क्या होगा, जो बंदूक, जैसे आपने बोला, ये जो बंदूक चलाने वाले हैं, उनको बंदूक चलाते ही रहना है जिंदगी पर। तो अगर बंदूक अफगानिस्तान में नहीं चलाएंगे तो कहां चलाएंगे? सबसे पहले तो पाकिस्तान के अंदर आएंगे, वो तो करेंगे। आप जैसे बोल रहे थे, जो पाकिस्तानी तालिबान और बाकियों के साथ। उसके बाद कश्मीर भी है उनके पास, उनके भाई वहां पर भी आपका मुद्दे हैं, वहां पे भी मसले हैं, तो वहां चले। तो ये सब चीजें हैं। तो बहुत कुछ डिपेंड करता है कि अफगानिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। लेकिन एज ए भारत, हम उसको रूल आउट नहीं करते हैं। ठीक सर, आखिरी क्वेश्चन सबमरीन वाला, कि सबमरीन को पाकिस्तान नेवल ने क्लेम किया कि हमने इंटरसेप्ट किया और आईएसपीआर का नोटिफिकेशन भी उसके ऊपर आया। और अभी आप लोगों के हिंदुस्तान की मीडिया पे मैं देख रहा था कि वो अपना वो कर रहे थे कि यार हम हमारा हिसाब किताब है, हम फिरते रहते हैं। और लाजमी सी बात है, समंदर है बहुत बड़ा, अपना एरिया है, हिंदुस्तान का अपना है और पाकिस्तान का अपना एरिया है। लेकिन पाकिस्तानी क्लेम करता है कि हुआ है। तो क्या पाकिस्तान इस वक्त इसको, कश्मीर वाली सिचुएशन को जरा बैलेंस करने के लिए ये कह रहा है, या आपको लगता है कि ऐसे मतलब हम एक दूसरे को, जिसे कहते हैं ना, वो मुर्गी और मुर्गे टुंगे मारते हैं, तो उस तरीके से कर रहे हैं? या क्या कोई हमारी और आपके बीच में कोई आपको मतलब इन फ्यूचर ऐसा कोई लगता है, जिस तरह सर्जिकल स्ट्राइक वाली बात हो गई या इस तरह की कोई छोटी मोटी चीज हो गई, इज इट पॉसिबल मतलब इन द नियर फ्यूचर? as I said, we can't rule out anything, फकर साहब। देखो, स्ट्रैटेजी में एक चीज होती है, टाइमिंग की बहुत बड़ा अहमियत होती है हर चीज में, है ना। टाइमिंग की बहुत ज्यादा। जैसे अभी जैसे आपने ये सबसे पहला जो सवाल पूछा था इस शो के स्टार्टिंग में, कि अभी क्यों हो रहा है ये कश्मीर में, अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन अभी क्यों हो रहा है। तो उसमें दो कारण तो मैंने बताए थे, कि भाई कश्मीर में नॉर्मल सी, तालिबान, एंड तीसरा और चौथा दो और कारण थे जो मैं क्विकली बताऊंगा, एंड देन आई विल रिलेट टू दैट। थर्ड इज दैट देयर इज लॉट ऑफ एफर्ट और अटेम्प्ट रादर, जो अंदर हमारे, मतलब मैं भारत के उस टोटल इंडियन पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ, कि देयर इज अटेम्प्ट की कम्युनल हार्मनी को थोड़ा डिस्टर्ब करने की, लाइक जैसे किसान का जो वहां पर चल रहा है अभी, जैसे बांग्लादेश में भी वहां पर भी काफी सारे राइट्स चले, हिंदू और वहां पे अटैक, तो लॉट ऑफ रिलीजियस डिसहार्मनी या रिलीजियस वो की काफी अटेम्प्ट हो रहा है। और मैं ये मानता हूँ कि ये कोई आइसोलेटेड नहीं होता, ये सब इंजीनियर्ड होता है और ये प्लान्ड होता है। और मतलब दैट इज व्हाट। नंबर 4, खुद पाकिस्तान के अंदर की जो हालात हैं वो भी ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा स्टेबल हो। कभी भी जो नहीं देखा गया, DGISI के जो अपॉइंटमेंट के बारे में, आज तो पूरा ओपन है वो, तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप और मैं बैठ के बोल रहे हैं, वो तो पूरा ओपन में है कि आज अभी तक DGISI कौन है अभी तक फैसला नहीं हुआ है। तो देयर इज अ प्रॉब्लम बिटवीन जनरल बाजवा साहब एंड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, सम टसल गोइंग ऑन। तो जब ये टसल होता है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई डाइवर्ट करने के लिए भी किया जाए? आई डोंट नो, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, इट कुड बी। आई एग्री विद यू ऑन दिस। एज ए जर्नलिस्ट, हम अक्सर ये अपने दोस्त बैठे होते हैं, तो हम ये जब इस तरह का कोई वाकया होता है तो हम कहते हैं यार ये तो सामने आ गई चीज ना, इसके बैक पे क्या हो रहा है। तो ये आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है। ये टाइमिंग का भी बहुत बड़ा चीज होता है। तो इसी तरह से ये जो सबमरीन अभी जा रहा है, हो सकता है इट इज नॉर्मल, हमेशा चला आ रहा हो सकता है दिस कुड बी अ पोस्चरिंग, कि इंडिया भाई आप थोड़ा संभल लो अपना जो एक्टिविटीज है थोड़ा, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि सबमरीन का सबसे बड़ा जो कैपेबिलिटी होती है कि वो कोई नहीं जानता कि कब कहां कैसे गया। और अगर उसने अपना सिग्नेचर दिया है, तो आई थिंक दैट्स
आई थिंक इट शुड बी पार्ट ऑफ अ पोस्चरिंग एज ऑफ नाउ. आई डोंट नो मोर, अभी तो डिटेल्स मैंने देखा नहीं है ज्यादा, बिल्कुल लेकिन वी शुड रीड इट एज इट कुड बी, हो सकता है कि ये एक पोस्चरिंग हो. ठीक है सर, खत्म करेंगे, टाइम हमारे पास बिल्कुल आखिर में बहुत थोड़ा सा रह गया. लेकिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान में क्रिकेट, मेरे ख्याल में शायद ही कोई हिंदुस्तान में हो या पाकिस्तान में हो जो क्रिकेट को एंजॉय ना करता हो या पसंद ना करता हो. ऐसी सिचुएशन में अब बहुत सारे हमारे हिंदुस्तान के दोस्त कहते हैं कि नहीं जी अब तो क्रिकेट नहीं हो सकता. हालांकि ये एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, ये कोई हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कोई अलग से मैचेस नहीं हो रहे. बहुत अरसा हो गया, शायद 10-11 साल होने को है. लास्ट हमारा जुलाई 2017 में जून 2017 में आपका और हमारा चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हुआ था और लोगों ने बड़ा एंजॉय किया था उसको. अब 24 को मैच होना है T20 वर्ल्ड कप का दुबई में. क्या आप एज ए मतलब मैं कहता हूं फोर्सेस से हट कर एज ए मतलब मैं कहता हूं कि एज ए क्रिकेट लवर क्या देखते हैं कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, या आप कहते हैं कि नहीं यार इसको साइड पे रख लेते हैं सारी चीजों को, या फिर कट ऑफ कर देते हैं, बस नहीं करते ना मैच ना कोई और बात, ना हाई कमिश्नर यहाँ ना हाई कमिश्नर दिल्ली में, इस तरह की कोई चीज है आपके? फकस साहब देखिए, इसमें एक बहुत ही ये एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है. सबसे पहले तो एज अ क्रिकेट लवर मैं तो चाहता हूं कि दोनों खेलें, क्योंकि दोनों ही टैलेंटेड टीम्स हैं. और मैं अपने आप को भी ये मानता हूं कि 2007 का जो वर्ल्ड कप था, T20 वर्ल्ड कप फाइनल साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, हाँ, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था. और जब उस टाइम पे मैं यूनाइटेड नेशंस में डेपुटेशन में था, और आप विश्वास नहीं करेंगे, हमने जो स्क्रीन वहां लगाया था उसमें पाकिस्तानी ऑफिसर्स और इंडियन ऑफिसर्स और बांग्लादेशी सारे लोग, साउथ अफ्रीका, सब मिलके हमने देखा था एक साथ. और वो मैच भी बड़ा रोमांचक था, कभी थोड़ा आगे कभी थोड़ा, और लास्ट में भारत जीत गया. लेकिन बट उस टाइम पे भी ऐसा कुछ नहीं था कि हमने दोनों ने मिलके वहां पर, पाकिस्तान आर्मी और इंडियन आर्मी ऑफिसर्स ने खुद वहां पर वी हैड अ काइंड ऑफ मतलब ड्रिंक्स तो नहीं, बट एटलीस्ट एक वो था कि भाई डिड अ गुड गेम एंड ऑल. तो वो दैट वाज द काइंड ऑफ अ प्रोफेशनल अप्रोच व्हिच वी हैड. बट द इशू इज फकस साहब, इंडिया में बहुत एक पब्लिक ओपिनियन जिसका मैं भी एक वो कि हम लोग फेड अप हो रखे हैं, रोज कोई ना कोई इस तरह के जो गोलीबारी कहीं, लेकिन अब देखिए वहां पर जो कश्मीर में बहुत इनोसेंट लोगों को मारा जा रहा है. इनोसेंट टीचर है, कोई केमिस्ट है, कोई रोड साइड में बैठ के बेचारा बिहार से आया है, अपना मजदूर है, वहां पर उसको नहीं मिल रहा तो उसने कश्मीर में आया, अपना रिस्क लिया, अब उनको मारा जा रहा है. अब इसको कैसे हम नजरअंदाज कर दें कि यार ये नहीं हो, क्योंकि क्रिकेट एक बहुत बड़ा गेम है, गेम के साथ में क्रिकेट एक इकोनॉमी भी है, अपने आप में एक इकोनॉमी भी है. तो ये एक जरूर लोग मानते हैं कि अगर भारत का BCCI का ICC में इतना बड़ा होल्ड है तो व्हाई आर यू नॉट यूजिंग इट करके भी एक लोग हैं, जो गलत नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो गलत है. और ऐसे लोग भी हैं बोल रहे हैं कि यार अगर ऐसी बात है तो फिर आप, जैसे आप बोल रहे थे, कमिश्नर को भी, हाई कमिश्नर को भी वापस भेज दो और इसको. तो मेरे ख्याल से ये एक चीज हमेशा चलते रहेगा, जब, क्योंकि ये जैसे मैंने बोला टाइमिंग की बात है. यही चीजें अगर ये वायलेंस नहीं हो रहा होता, अभी का जो अगस्त 15-16 दिन का ये जो वायलेंस नहीं हो रहा था, तो लोग दोनों मुल्क के लोग जो हैं वो जो इंडिया पाकिस्तान वाला मैच और उसके बारे में ध्यान रखते. लेकिन जैसे ही ये वायलेंस होता है तो एक कहीं ना कहीं एक कड़वापन आता है लोगों के अंदर, यार देखो हमारे लोगों को मार रहे हैं और वहां हम उनकी आपके रमीज राजा साहब ही बोल रहे हैं कि अगर इंडिया चाहते तो PCB बिल्कुल फंडिंग का इसमें कोई शक नहीं है कि मतलब एक बहुत बड़ी मार्केट है हिंदुस्तान की. इससे मतलब पहले रमीज राजा साहब से बहुत पहले भी लोग ये बात करते रहे कि बहुत बड़े एडवर्टाइजमेंट मिल रही होती है, बहुत बड़ी कंपनीज का सिचुएशन. फकर साहब, इट्स एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, बट इट्स क्वाइट इसमें कोई ब्लैक एंड व्हाइट में आंसर नहीं मिल सकता इसमें. ठीक, बिल्कुल सही है. और मैं तो ये कहता हूं कि अगर वाकई लोग कहते हैं तो फिर कोई एम्बेसी नहीं होनी चाहिए, जिस तरह ईरान इजराइल की नहीं है, पाकिस्तान इजराइल की नहीं है, ना आना जाना कुछ भी नहीं है, बस ठीक है. मतलब ऐसा होना चाहिए. अगर मतलब ये चीज सॉर्ट आउट, मुझे नहीं लगता कि ये होंगी, क्योंकि 75 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए और हिंदुस्तान को अलग हुए, हम और पाकिस्तान के अलग, दोनों सेपरेशन जब हुई है तो उसके बाद से 75 ईयर्स हुए हैं, लेकिन अफसोस के साथ की चीजें खत्म नहीं हो रही. और मेरा ख्याल ये है कि इसमें फायदा आम इंडियंस का भी नहीं है और आम पाकिस्तानी का भी नहीं, ये तो बिल्कुल कंफर्म है, इसमें कोई मतलब कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है. लेकिन जिनका फायदा है
तो उनको ये चीज सूट करती है और वो कहते हैं कि ठीक है, वो दोनों साइड पे अगर मतलब किसी आम इंसान का खून बहता है तो वो मेरे ख्याल में उनको सूट करता है और उनको फायदा उससे होता है, तो इसलिए इस तरीके के हालात रखते हैं। वरना दुनिया में बहुत सारे ममालिक थे, उनके झगड़े भी रहे हैं, बहुत सारे मसाइल भी रहे हैं, बहुत सारे डिस्प्यूट्स रहे, बट उन्होंने बैठकर सॉर्ट आउट किए हैं। ऐसा कोई अनहोनी चीज नहीं है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान नहीं कर सकते। लेकिन खैर, एनीवे करने साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ। किसी और डिबेट पे फिर मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय।